आज हम सब लोग क्या करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया था, ठीक है, ऑल्टरनेट करंट, उसमें शांत रहे। जो हम लोगों ने ऑल्टरनेट करंट आपको पढ़ाया था एसी, उसमें क्या था ना कि बहुत सारा आपने देखा शुरू से लेकर अंत तक फॉर्मूला का बहुत सारा कलेक्शन है। ठीक, अगर मैं सिर्फ 2 मार्क्स की बात करूं तो 2 मार्क्स के लिए 3 4 5 ही क्वेश्चन आपको बन पाएगा, ज्यादा 2 मार्क्स नहीं है उसमें। 5 मार्क्स के लिए देखूं तो एक क्वेश्चन या हाँ एक क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक, तो और ऑब्जेक्टिव के लिए देखूं तो कम से कम उसमें से 30 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी हम लोगों ने 7 चैप्टर का पढ़ा है उस सारे फॉर्मूला को वन शॉट में देख लेते हैं। ठीक है, कि एक बार क्या कैसे चीजें काम करेगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्दर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक चीज आप समझ लीजिए, कभी भी जिस एग्जाम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात का मलाल कभी मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया है और उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो चलो ठीक है, 1 मिनट उस पर नहीं बना, वो समझ में आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वो ना आए, ये बहुत शर्म की बात है ना। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है 2 गुना क्वेश्चन पूछता है, लगभग 140 नंबर का, और हमें बनाना कितना है, 70। और आधा 8 मतलब जो भी अगला चैप्टर आएगा, अगर उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% नंबर की तैयारी तो हो गई, 70 नंबर की। तो इतना में से एक नहीं छूटना चाहिए। अब फिर आगे के लिए फिर आगे बात करेंगे, तो दौड़ के कहाँ पहुंचना है बताइए। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हम लोग जब 7वां में थे तो लोग 5वें में था, हमसे आगे भी निकल जाते रफ्तार आपके सब, है ना। तो उसको पता है कि कहाँ भागेगा, एसी भागेगा, क्योंकि एसी में बहुत सारा खोज खाच है। इसमें से साइंस से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ भाग गया। ठीक है, और सबका ठहराव फिर कहाँ होगा, ऑप्टिक्स में, क्योंकि वहां पे आता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को जितना जिसपे समय चाहिएगा उतना देना पड़ेगा, और कोई चीज अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो और समय दीजिए उसे, भागिए मत, वरना आपको भगाएगा। तो एक बार मैं काम करता हूँ, जितना भी फॉर्मूला है ना सबका मैं कलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला रहेगा, तो आगे आपको फॉर्मूला ही तो पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात किए थे, एसी की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी, याद है, एसी जनरेटर से। ठीक है, तो एसी जनरेटर ने ऐसा फॉर्मूला दिया, तो हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्मूला में ऑल्टरनेटिंग करंट कहते किसको है। तो सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन में हमने 2 चीजें देखा था एसी के बारे में, कि जिसकी वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू क्या होता हो, चेंज होता हो, वैल्यू क्या होता हो, चेंज होता हो। अच्छा, वैल्यू चेंज होगा तो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, और किसके साथ चेंज होना चाहिए बुआ, टाइम के साथ। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी। क्या बोलते हैं बुआ, एसी। और एसी का जो ग्राफ होता है वो तो खैर बहुत सारा होता है, लेकिन एक सबसे फेमस ग्राफ है साइनोसोडल, है ना, ऐसा ग्राफ, जिसमें इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। पूरा को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसकी जो इक्वेशन आती है वो आई बराबर आती है, याद होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ का जो फॉर्मूला आता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आगे प्लस माइनस जुड़ जाता है, तो वो मैं आगे इसे चर्चा करूंगा, पर बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। और ये इंस्टेंटेनियस करंट का है, जिस समय टाइम रखोगे उसी समय का वैल्यू देगा। अगर टाइम रखोगे 2 सेकेंड तो आई का मान कुछ आएगा, 3 सेकेंड तो कुछ आएगा, 4 सेकेंड तो कुछ आएगा। इतना बात समझ में आया। ये देखो, सबसे पहली बात ये करंट की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेंट, उसी क्षण। और आपसे पूछेगा एवरेज करंट कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे चर्चा करता हूं। तो अब अगर कोई पूछेगा कि ठीक है, आई का अगर मैं निकालूंगा कौन सा मान, एवरेज, क्या निकालूंगा, तो अगर मैं पूछूंगा एवरेज करंट कितना होता है, ठीक है, तो आपको तो पता है कि एक यहाँ पर ऐसे है, तो एक प्लस होता है और एक माइनस। तो आपको तो पता होना चाहिए कि ऐसे हालात में जो आई की वैल्यू, आई एवरेज जो है, ठीक है, वो कितना होता है बुआ, 0। कितना होता है, 0। अच्छा, ये किसके लिए है बुआ, टाइम अगर पूरा हो, फुल साइकिल, किसके लिए बात करेंगे बुआ,
फुल साइकिल के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे हाफ साइकिल के लिए तो फिर ये 0 नहीं होगा। तो हाफ साइकिल के लिए आपको याद होगा आई नॉट बट्टे पाई, याद आया, पढ़ाया था आप लोगों को, प्रूफ किया था, ठीक है। तो बताइए आई एवरेज बराबर क्या था, आई नॉट बट्टे पाई, जिसका एक और वैल्यू हम लोग लिखते थे, आई एवरेज बराबर 0.63606 था, इतना था ना सर। हाँ आई नॉट, वो देख लीजिएगा 636 था या आई 6 देख लीजिए, लेकिन 0.6 के आसपास में था, भाग दीजिएगा। तो ये हाफ साइकिल के लिए था। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हुआ। कोई पूछेगा कि भैया एक बात बताइए, पूरे साइकिल का एवरेज करंट क्या है, तो 0, ये जितना प्लस उतना माइनस। हाफ की बात करूंगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सवाल आता है, अगर ये मैं पूरा के लिए बात करूंगा तो उसके लिए, अगर पूरा के लिए बात करूंगा तो एक वैल्यू आएगा जिसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन, जिसको बोलते हैं आरएमएस, ठीक है। तो अब बताइए आरएमएस का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ रखा था, आई नॉट बट्टा रूट टू, या इसी को हम लोग बोलते हैं 0.707, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी को हम लोग ई रमेश भी पढ़ते थे, ई रमेश या वोल्टेज रमेश जो आप बोलो, तो ये भी वही था, वी नॉट या ई नॉट बट्टा रूट टू 0.707 ई नॉट। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं। तो ये हमारा क्या था बुआ, एवरेज करंट की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपली बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है किसका, आई के बारे में जानकारी लेना। और अगर आप इसमें एवरेज में निकालना चाहते हो या आरएमएस में निकालना चाहते हो, आपको इस पे आना पड़ेगा, ठीक। अगला टर्म हमारे पास था पावर, क्या था बुआ, पावर। तो अगर मैंने आपसे पूछा था कि एवरेज पावर क्या होगा, पी एवरेज, तो मैंने बोला था आई रमेश, है ना, भी रमेश, और इनटू क्या है, कॉस, ऐसा था। आई रमेश, भी रमेश, इंटू कौन सा फाइव, कॉस फाइव। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एवरेज बराबर आई नॉट बट्टा रूट टू, ठीक है, बी नॉट बट्टा रूट टू, और इंटू कौन सा फाइव, कॉस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। थोड़ा सा और इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये कुछ ऐसे भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं पी एवरेज, एवरेज को ट्रू बोलते हैं, ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा पावर है, ट्रू। और ये वोल्टेज गुने करंट को फिर से पावर कहते हैं, लेकिन वो पावर होगा एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर या आरएमएस पावर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ये एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर है। एपरेंट मतलब आभासी, ऐसा होता है लेकिन वास्तव में नहीं होता। और बगल में कौन सा फाई है, कॉस फाई। तो कॉस फाई बराबर क्या होगा, कॉस फाई बराबर पी टी बच्चा पी ए। लेकिन कॉस फाई का एक स्पेशल नाम पड़ जाता है, पावर फैक्टर। क्या नाम पड़ जाता है बुआ, पावर फैक्टर। तो आपको मैंने इसको बता रखा था कि अगर तुम इसको देखोगे कॉस फाई को, तो यहाँ पर एक शब्द आएगा पावर फैक्टर। क्या आएगा बुआ, पावर फैक्टर। अच्छा, पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला था जो हम लोग एलसीआर सर्किट में पढ़े थे। कौन से सर्किट में पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था आर बट्टे जेड, याद है, ट्रायंगल था, इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसा, ये आर था और ये जेड था। इंपीडेंस ट्रायंगल में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बुआ, कॉस फाई बराबर आर बट्टे जेड। तो हम लोगों ने यहाँ से पावर देख लिया और पावर फैक्टर देख लिया। अच्छा, ये हमारे पास है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े पार्ट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बुआ, एसी सर्किट। क्या बोलते हैं बुआ, तो हमारे पास अब जो टर्म आएगा उससे बोलेंगे एसी सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कौन सी सर्किट का बुआ, आर सर्किट, ठीक है, आर सर्किट। दूसरा में अगर मैं बात करूंगा तो एल सर्किट, तीसरा में सी सर्किट, चौथा में एलसीआर सर्किट, पांचवा में
आर एल सर्किट या आरसी सर्किट, आर एल मान लो, आर एल सर्किट, छठा में एलसी सर्किट, और सातवां में आरसी सर्किट। इस तरह से हम लोगों ने क्या बहुत सारे सर्किट्स को देखा था, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे सिर्फ कौन से सर्किट का, आर, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको जब पढ़ा रहे थे तो चीजें बहुत अलग दिखाई दे रहा था, क्योस मचा था दिमाग में, लेकिन अब आप बाहर से देख रहे हो तो लग रहा है हाँ ठीक तो है, बहुत सिंपल तो है। देखो, जाम तब खराब लगता है जब तो आप उसमें रहते हो, लेकिन छत पर से जाम अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा लाइट जलते रहता है ना। तो यही वाली बात है, जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना तो लगेगा कि अजीब सा, पता नहीं क्या चल रहा है, एकदम दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो ऊपर से देखोगे अच्छा यही सब कर रहे थे क्या हम, ठीक है, इजी तो था, ठीक है। इसीलिए चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार वन शॉट से आइडिया हो जाता है कि हम लोग जिसके लिए परेशान थे ना तो इसमें सिमट गया ये, लेकिन उसको समझने के लिए कितना हालत खराब हुआ था, फिर इसको समझने के लिए। इसीलिए वन शॉट में देखने से आपको समझ में आ जाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। कई लोग चिल्लाकर बोलते हैं सर सिलेबस के लिए, सिलेबस के लिए क्यों सोच रहे हैं? वो तो आपको अच्छे से पता है कि अगर टीचर चाहेगा तो एक चैप्टर को 7 दिन में निपटा सकता है, जिसको 1.5 महीना लगता है निपटाने में। तो पढ़ाने में और क्रश करने में अंतर होता है, ठीक है। इसीलिए आप ढंग से पढ़िए। मैं आपको ये अपने बारे में कोई ये सब चीज नहीं बता रहा हूँ, बट बहुत बेसिक आपको एक बात बता रहा हूँ। मुझे इस चैप्टर का और आगे आने वाले हर चैप्टर का, हर टॉपिक का चप्पा चप्पा पता है कि किसका सवाल कहाँ होगा, कौन से एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, कितने दिन में वो खत्म होगा, उसका टेटुआ कहाँ है, बिहार बोर्ड में कब वो पूछा था, ये कब कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए हमको अच्छे से पता है सिलेबस कि हम क्या कर रहे हैं और कितने दिनों के बाद क्या क्या खत्म होगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप बस इसकी चिंता कीजिए कि ये कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमको जो सर पढ़ा दिए उसको कैसे देखना है, ये नहीं कि आगे आने वाले चैप्टर सर इतना महीने बचा हो, कब सिलेबस खत्म होगा, ये चैप्टर वो सब आप मत सोचिए। क्योंकि आपको पता था कि जिस क्रैश कोर्स में मैंने जिस दिन जिस चीज को 7 दिन में खत्म कर दिया, तो हिंदी मीडियम में खत्म हो गया, 7 लेक्चर में पहला चैप्टर खत्म कर दिया, उसे 1.5 महीना लगा था पढ़ाने में। आपको क्या लगता है उसको मैं लपेट नहीं सकता था क्या? लेकिन मैं जानबूझकर कि भैया बच्चा है, धीरे धीरे बेस तैयार करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स नहीं पढ़ा सकते। कहेगा क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो सबसे पहली बात तक तो पूरी सिलेबस याद होनी चाहिए, वो कॉपी से देख देख के वाला काम नहीं होना चाहिए। और वो लिख कर के आना ना, घस के 2-3 चैप्टर के बाद निकल जाना, वो नहीं। अगर रियल में अगर लोग यहाँ क्रैश कोर्स पढ़ा दिए तो मेन कोर्स और क्रैश कोर्स में ज्यादा कॉपी का अंतर मचेगा नहीं। लगेगा दोनों वही बात है, तो बोलेगा क्रैश कोर्स ही तो मेन कोर्स हो गया है ना, इसलिए कभी नहीं आ सकते, हमको पता है चीजें कैसे काम करेंगी, ठीक है। तो खैर बच्चे लोग, ये इतने प्रकार के सर्किट हुए, तो आर सर्किट में आपको पता हो कि हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, इस तरह के चीजों को रखा है, सॉरी ये रेसिस्टेंस। तो आप यहाँ पर एसी सर्किट आ गया। अब इसमें कौन सा था, आर। इसमें छोटी छोटी कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज करंट तो वही रहेगा इसका, तो वोल्टेज बोलिए तो इसका आर सर्किट का क्या होगा। मैं इसको यहाँ से उठा के, रुक जाए 1 मिनट में इसको चांद से उठा के फलक तक ले आता हूँ। हाँ, तो बताइए तो आई बराबर क्या हो जाएगा इसका, पहले ई बराबर क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, आई बराबर बोलिए क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस क्या था, 0 डिग्री। अच्छा, एवरेज पावर फॉर्मूला क्या था, तो एक बात बताओ, जैसे ही 0 डिग्री रखोगे तो एवरेज पावर यहाँ निकला हुआ है, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। कॉस जीरो का मान 0। तुम लोग भी क्रैश कोर्स कर लिया था कह रहे 10वां में, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई रमेश, ई रमेश, बस, ठीक है। अच्छा, अगर इसका ग्राफ पूछूंगा तो ऐसे वाला हो जाएगा, ये ई का हो जाएगा और ये आई, हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, पावर फैक्टर कॉस फाइव बराबर, तो कॉस फाइव पावर फैक्टर, तो बताओ कॉस यहाँ फाइव का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री, कॉस जीरो का मान 1। तो कोई पूछेगा पावर फैक्टर कितना है, तो 1। हो गया यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, आर सर्किट के बाद कौन सा सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, एल सर्किट, देख लीजिए ये सब ऑब्जेक्टिव है। कौन सा सर्किट, एल सर्किट। अब बताओ एल सर्किट में, अब बताइए फिर से ईएमएफ की वैल्यू कितनी रहेगी,
ई नॉट, अच्छा, और आई की वैल्यू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, याद है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना का था बुआ? 90, क्योंकि कॉस और साइन के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है बुआ? 90। अच्छा, आप बताइए अगर मैं पावर, एवरेज पावर की बात करूं तो क्या है? 0। अच्छा, आप बताइए इसका ग्राफ क्या होगा? एक ऐसे और एक ऐसे, है ना? अच्छा, cos फाई का मान बोलिए तो कितना होगा? पावर फैक्टर कितना होगा? जब 90 हो गया तो ये सीधे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्या हो जाएगा बुआ? 0। अच्छा, एक बात बताइए, एल सर्किट है तो इसका इंपीडेंस भी होगा, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद आया? एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या फॉर्मूला था? ओमेगा इनटू एल, या इसको लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी गुने एल। हो गया। अगर तुम डेफिनेशन नहीं देखते हो, डेफिनेशन को भूल जाइए 1 मिनट के लिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव की बात आता है, तो क्या ऑब्जेक्टिव इतना से क्या हमारा नहीं चल जाएगा? बहुत हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, लोग बताता नहीं है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अधिकतर बच्चे अपना 90% दिमाग ऑब्जेक्टिव में खपा के बैठते हैं। क्योंकि आप समझिए ना, एक चैप्टर में कितना सारा ऑब्जेक्टिव है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माथा सूरेगा तो पहला क्या दूसरा के भी रट लीजिएगा। अगर आप कोई बच्चा रटने जाए कि आर सर्किट का क्या होता है बुआ? 1, और इससे कितना होता है? 0। क्यों होता है? जब तक ये पता नहीं चलेगा तो तुम रटोगे, फिर अगला सी आएगा तो वहीं पे छितरा जाओगे। इसीलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखना पड़ेगा चीजें कैसे काम करता है। और एक बार आप वन शॉट देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव से कम आप निपटारा हो जाइएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी सर्किट। तो आप बताइए सी सर्किट में यहाँ पर क्या होता है? देखिएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और इस तरह से फिर क्या लगा हुआ है? अब बताइए बुआ, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ई नॉट कितना होगा वो? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, और यहाँ से आई बराबर इसका भी हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका भी तो कॉस है ना? अच्छा, आप बताइए फाई की वैल्यू कितनी है इसकी? कॉस साइन है तो 90। अच्छा, पी एवरेज इसका भी क्या होगा? 0। और इसका भी ग्राफ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई, और ये हमारा हो जाएगा आई। अच्छा, कॉस फाई का मान बोलिए तो क्या होगा वो? 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या होता है? ओमेगा सी, याद आया? तो ओमेगा सी का एक्स सी का मान कितना होगा? 1/ओमेगा सी। अगर मैं इसको देखूंगा तो 1/2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी इंटू सी, ये किसका मान आया? एक्स सी। इसमें कोई डाउट है आपको? अच्छा, अब हमारे पास आर सर्किट हो गया, एल सर्किट हो गया, सी सर्किट हो गया, ये सब सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव है बउआ, सीधे ऑब्जेक्टिव समझिए इसको। अब हमारे पास चौथा सबसे भारी कौन है बउआ? एलसीआर सर्किट। भारी मतलब सबका मेन है ये। तो आप बताइए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हम्म, ठीक है। आप बताइए इसकी जो ईएमएफ होगी वो तो सेम होगी, है ना? लेकिन अगर मैं इससे पूछूंगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, तो पहले ईएमएफ लिख लेता हूं। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर हमसे पूछेगा टोटल वोल्टेज, तो याद कीजिए आप, वीटी के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए, ये याद आया? वी आर, ये क्या था याद है? वी एल माइनस, और ये था टोटल इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको थीटा भी कहते थे, है ना? अब आप बताइए वीटी का मान क्या था? तो रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी से करंट आया, तो करंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट चलो ठीक है, वीटी बट्टा जेड लिख दो, वीटी बट्टा जेड। अब सवाल है जेड को क्या बोलते हैं? यही तो मेन है। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस, याद आया? जेड को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो जेड का फॉर्मूला हम सब लोगों ने देख रखा है, क्या? रूट अंडर, याद आया? क्या हो जाएगा? आर के स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इसका बाकी फॉर्म सब तुम लोग लिखा हुआ है, के तो ओमेगा सी, वो सब इतना पे रहने दीजिए। इम्पीडेंस का हमारा हो गया। अब सवाल है, इम्पीडेंस के बाद हम लोगों ने इसका निकाला था पावर फैक्टर, एवरेज पावर। तो इसका पी एवरेज तो जस्ट कहता है ना रहेगा, आई रमेश भी रमेश और कॉस फाई, क्योंकि फाई का मान पता नहीं है, फाई का मान पता नहीं है। तो आप बताइए फाई का मान कैसे पता निकालेंगे? तो फेज डिफरेंस क्या होगा इसका? फेज तो आपको पता है, tan फाई,
कौन सा फाई? तो tan फाई बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो VL माइनस VC बट्टे VR करो, या इसको करो XL माइनस XC बट्टे R। इससे किसका मान निकल जाएगा बुआ? tan फाई का। अब एक बार tan फाई का मान निकल गया तो हमसे और किसका मान पूछ रहा है? cos फाई। cos फाई, तो cos फाई बराबर सीधे यहाँ cos फाई बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? R, और कर्ण कितना है? Z। तो बताइए हम लोग, अच्छा तो यहाँ पे लिख सकते हैं R। अब बट्टा Z की जगह बोलो तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर R² होल स्क्वायर। ठीक है, इतना निकल गया, इंपीडेंस भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो हमारा यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब अगर RL LCR सर्किट के बाद दो सर्किट और हमें देखना है। ठीक है, तो पांचवा है, बताइए तो अगला सर्किट का नाम क्या है बुआ? RL सर्किट। अब आप बताइए RL सर्किट में कितने हमारे पास सर्किट में होंगे? दो। एक L होगा, एक क्या होगा? R, और जुड़ा होगा किससे बुआ? AC सोर्स से। किससे जुड़ा होगा? AC सोर्स से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है बच्चों? ठीक है, कोई पूछेगा VT बराबर क्या होगा टोटल, तो बताइए तो इसमें से देख करके खाली क्या लिख सकते हो? VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ट्रायंगल को हटाइए। अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं, मैं अब मैं यहाँ पर इंपीडेंस क्यों लिखूं? सीधे Z लिख दो, हमारा काम चल जाएगा। तो Z बराबर बोलिए तो क्या निकाल दूंगा इसमें से? X। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा वो? रूट अंडर R² प्लस एक्सेल का स्क्वायर। अब एक्सेल की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, ओमेगा इंटू एल भी रख सकता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। वो तो आप लोग का काम है बाद में रखना, मैं आपका बेस स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ। पी एवरेज क्या होगा? तो सबसे पहले फाई निकालो इसका। तो बताओ फाई बराबर क्या होगा? यहाँ से देखो तो आर, है ना? एक मिनट, फाई की वैल्यू पहले कॉस फाई निकाल देता हूँ। तो एक बात बताइए, कॉस फाई बराबर क्या होगा बोलिए तो? आर अपॉन जेड, और जेड का वैल्यू यहाँ से लिख दो, R² प्लस एक्सेल का स्क्वायर, पावर फैक्टर। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। एवरेज में है तो फेजवा निकलेगा, तब नहीं यहाँ रख रख के बनाएंगे। तो एवरेज पावर सबका सेम ही रहेगा ना, पहले फाई निकलना चाहिए। जब फाई अननोन उसके लिए भी, तो सबके लिए फाई अननोन है। तो फिर मैं फाई वहां पे आएगा तब ना रखूंगा एवरेज के लिए। तो बार बार हमको यही फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा खत्म हो गया। छठा में कौन है बुआ? RC सर्किट। तो RC सर्किट में बोलिए तो हम लोग क्या क्या लगाने वाले हैं? एक रेसिस्टेंस और एक क्या लगाएंगे? C। चलो, अब आप बताइए इसका कितना होगा? VT कितना होगा बताइए तो? रूट अंडर VR² अब प्लस क्या हो जाएगा? VC का स्क्वायर। अगर VC पे माइनस भी होगा तो स्क्वायर के अंदर वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस भी है तो स्क्वायर पे क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, जेड बराबर बोलिए तो क्या होगा? रूट अंडर R² प्लस XC का होल स्क्वायर। और अगर मैं पावर फैक्टर पूछूंगा तो cos फाई बराबर, तो R बट्टा रूट अंडर R² प्लस XC का होल स्क्वायर। एवरेज पावर तो वही होगा जो इसका है, क्योंकि फाई तो हमको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली में। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए, सातवां आखिरी, एलसी सर्किट। कौन सा सर्किट में हुआ? एलसी सर्किट। तो आप बताइए एलसी सर्किट में हम लोग एक एल लेंगे और एक क्या लेंगे? सी। ठीक है, तो आप बताइए VT बराबर क्या होगा यहाँ पर? तो देखो VT में से क्या होगा ना, यहाँ से देखिए ये हट जाएगा और सिर्फ ये दोनों रह जाएगा। तो आपको पता नहीं कि ये जब ये हट जाएगा और ये दोनों रहते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा? नहीं हट जाएगा। तो सीधे इसका सीधे क्या हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया भी था, याद है? चलो, तो अब अगर मैं पूछूंगा जेड बराबर क्या है, तो रूट अंडर, फिर से वही रूट हट जाएगा फिर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा एक्सेल माइनस एक्सेल माइनस एक्सेल। अच्छा, और कॉस फाई बराबर सीधे जीरो हो जाएगा, है ना? क्योंकि क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि आर तो है भी नहीं करे, तो ये सीधे क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम लोगों ने अभी सर्किट देख लिया, तीन उधर और बाकी इधर। ठीक है, वो तीन मेन है जिससे हम लोग ये बनाएंगे। और अगर कोई सातों नहीं याद रखना चाहता है तो वो सिर्फ इसको याद रख ले, और जो दू को बोलेगा उसमें से दू को हटा दीजिए।
अगर बोलेगा एल चाहिए तो आर को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए। तो एक से आप सातों बना सकते हो कि नहीं बना सकते हैं? तो एक पैटर्न आप उसका तैयार करके इससे बना सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है बुआ? हाँ, अब आता है बुआ रेजोनेंस। तो इसी के अंदर मैं रेजोनेंस करवा देता हूँ यहाँ पर। क्या रेजोनेंस आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में रेजोनेंस किस टॉपिक, किस चैप्टर में आता है? चट्टा कहीं का रेजोनेंस किसी चैप्टर का है नहीं करे। रेजोनेंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो हर जगह अप्लाई होता है। चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो पीरियोडिक टेबल के कुछ टॉपिक्स हो, हर जगह इस्तेमाल होता है। इससे कुछ ये नहीं कहीं चैप्टर का होता है, ठीक है। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? लोकलाइजेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड ना, लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। लेकिन तो बताया भी थे इसका मतलब। नहीं, ये सब नहीं होता है। देखिए, इसका इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक आदमी किसी के लिए बोझ बन जाए, माँ बाप, और 3 गो बेटा है, तो वो क्या कहता है? देखा 2 महीना हम लोग को, 2 महीना तू रखा, 2 महीना तू रखा, ठीक है। किसी एक के पास बोझ क्या रहेगा, तो उस बोझ को क्या करता है, मतलब ऐसा उन लोगों के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है? घुमाते रहता है। एक के पास तो रहने नहीं देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अपने माँ बाप को तुम क्या कर रहे हो, बाई बाई डीलोकेट कर रहे हो, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से यहाँ। तो वो किसी एक का नहीं है और एक जगह पे टिका हुआ नहीं है। तो वही तुम अपने जो बोझ को क्या कर रहे होते हो, इधर से उधर भेज रहे होते हो, क्योंकि भाई तू भी रख, तू भी रख, तू भी रख, ताकि सब थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनल रहो। तो एक को बेटर हो तो सबको एगो कमजोरी पड़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ये नहीं है। फिजिक्स की दुनिया में कि वो अपने पोटेंशियल के कहाँ पहुंच जाए, मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो बुआ यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? रेजोनेंस का कंडीशन एक्सएल बराबर किसके होना चाहिए? एक्सी के। यही तो हमारा कंडीशन था, यानी ओमेगा एल किसके बराबर होना चाहिए? तो आपको पता है ना ओमेगा बराबर रूट अंडर क्या होता है? 1/LC। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC। और टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? तो इससे तुमको यही बात पता चला था। अच्छा, उसके बाद और इसी रेजोनेंस में एक आया था क्यू फैक्टर, याद आया? क्यू फैक्टर। तो बताइए क्यू फैक्टर का फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या लिखा था? एक्सएल बट्टा आर, यही था ना? एक्सएल बट्टा आर। चलिए, तो एक्सएल को हम लोग क्या बोलते थे? ठीक है। तो जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आए थे किस पे? चौक कॉइल भी था इसमें। लेकिन चौक कॉइल तो एक डेफिनेशन है, तो उसमें क्या बोलो? वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, तो जिसका वैसा करंट जिसके पूरा पावर क्या हो, जीरो हो, उस करंट को क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट। अच्छा, हमारे पास अब आया था एक टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। किसको? वोल्टेज को या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज। ऐसा जिस डिवाइस, सिर्फ कौन सी वोल्टेज की बात हो रही है? एसी वोल्टेज का। कौन से वोल्टेज का? उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मर। अब बाकी तो पचनमड़ी है कि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, तो उसका ये बनावट है, ये कार्य क्रिया है। लेकिन इसकी एक चीज थी, ई एस बट्टा ईपी, याद आया? बराबर N2 बट्टा N1 था, NP बट्टा NS। और इसमें 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर थे। क्या बोले बुआ? क्या बोले बुआ? हो तो गया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसमें 4 गो, इसमें 3 गो है। अगर एनपी से ज्यादा कौन हो, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेप अप। और अगर उल्टा हो जाए, हम्म, तो एनपी ज्यादा हो जाए किससे, तो क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और सबसे अच्छा, तो बताइए क्या ये चैप्टर समझ में आया? कैसे खत्म हो गया? बोलिए। तो 1 मिनट रुक जाइए। तुम लोग पहले हुलमुल करना लगते, जो ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बड़ी तंग करेगा, कॉपी देखिएगा दिमाग उड़ा देगा। इसी के लिए रिक्वेस्ट है आपसे, वन शॉट को अपने कॉपी पर आप लोग क्या कीजिएगा, पन्ना ले लीजिएगा 2 गो, और लिख करके और फेविकॉल से जहां पे चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे चिपका दीजिएगा, ताकि एक बार ही ओपन कीजिएगा तो पूरे चैप्टर का आपको जो है सार मिल जाएगा। जितना फॉर्मूला यूज होगा सब इसी में से होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा।
हाँ, आप कहिएगा सर इसमें 2 नंबरी 5 नंबरी गेस कर दीजिए ताकि हमको बनाने में क्या हो, पढ़ने में सुविधा हो। तो जब भी मैं आपसे एग्जाम लूंगा प्यारे बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है 2 मार्क्स के लिए आप लोग किसको याद कीजिएगा, सुन लीजिए। 2 मार्क्स के लिए किसको याद कीजिएगा? हाँ, इम्पीडेंस किसे कहते हैं? 2 मार्क्स के लिए क्या याद हुआ बुआ? इम्पीडेंस क्या है? उसके बाद एलसीआर सर्किट किसे कहते हैं? रेजोनेंस क्या है? ठीक, और उसके बाद तो बाकी तो हो गया, यही 3 गो आपने क्या है बुआ? 2 नंबरी है। आप 5 नंबरी के लिए देखिए, तो सबसे पहला 5 नंबरी कौन है बुआ? तो एगो 5 नंबरी अगर आरएमएस पढ़ लीजिएगा, और दूसरा में आप पढ़िएगा एलसीआर सर्किट किसे कहते हैं, बाकी सब कुछ निकाल के दिखाइए, तो लगभग इस दोनों में तो काम चल ही जाएगा आपका। एलसीआर तो उसी में से निपटा गया, जिसको एलसीआर आ गया उसको तो बाकी सब आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक एलसीआर पकड़ लेंगे और एक किसको? आरएमएस, और एक किसको बुआ? बस। और इसके बाद छोटा मोटा से वाटलेस करंट क्या है, चोक कॉइल क्या है, ये तो बेसिक बेसिक से बात है। तो आप पकड़िए, इस चैप्टर में 5 गो 2 नंबरी हुआ, और अगर देखिएगा तो 3 गो 5 नंबरी हुआ, एलसीआर, रूट मीन और ये। अब बाकी सब तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो हमको लगता है एक दिन बैठिएगा ना ढंग से, तो उसमें आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ना, जाइए जी। आप